हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज जो हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगी जो हमारा होता है विलेज लेवल पर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है हमारी वो नगर पंचायत होती है, एंड विलेज की होती है हमारी ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर हमारी होती है ब्लॉक समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी होती है ज़िला परिषद। ठीक है, उस चैप्टर में आपने अच्छे से समझ लिया उस चीज़ों को। तो नेक्स्ट हमारा लेवल आता है यहाँ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का। ये दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ सिविक्स, क्लास 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपके सामने। इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं। अब आप इमेजिन करो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन इतने सारे लोगों की नीड्स को कंप्लीट करने की, है ना। वो नीड्स कौन कौन सी होती हैं? ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स वगैरह हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को कन्वीनियंट बनाने के लिए हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया है, सब डिवाइडेशन किया गया है इसका, छोटे पार्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है स्टेट को, उसके बाद तहसील में, उसके बाद परगनास में। तो इसके लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो अपनी अपनी यूनिट के अफेयर्स को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो 731 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में लगभग हैं, और ये डिविजन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई हैं ये डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर रीजन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट या जिला ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट यूनिट है बेटा। तो डीसी जो होते हैं या फिर डीएम होते हैं जो, वो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। हमारे डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, कलेक्टर जिनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, ये होते हैं हेड जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, और मैनेज करना क्या होता है इनको कि अलग अलग ऑफिशियल के ये अपना एरिया को मैनेज करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो स्टेट के होते हैं वो अलग अलग ऑफिशियल्स के थ्रू करवाती है गवर्नमेंट काम अपना। जैसे कि हमारे एसपी हो गए, चीफ इंजीनियर वगैरह हो गए। तो जो ये डीएम होते हैं ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक मेंबर होते हैं, आईएएस होते हैं ये। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज इनके ऊपर किस किस चीज़ का होता है, क्या क्या देखते हैं ये, लेट्स वॉच। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कामों को देखते हैं, ओवरसी करते हैं। सिविक एम्यूनिटीज़ जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन वगैरह है, ये इन सब को प्रोवाइड कराते हैं, मेंटेन भी रख पाते हैं। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ डील करते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन इनका काम होता है, और साथ साथ लैंड रिकॉर्ड्स भी रखने का, मतलब उसको ऊपर से वॉच करने का काम इनका होता है। पटवारी वगैरह का भी काम, सब चीज़ें इनको देखनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डीएम की, और साथ साथ एसपी की। एसपी कौन होते हैं? जो इनको असिस्ट करते हैं उनके कामों में डीएम को। तो मेन टास्क जो होता है एसपी का वो होता है पीस को मेंटेन करना, शांति को बनाए रखना, और साथ साथ ये निश्चित करना कि हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट्स को आगे डिवाइड किया जाता है तहसील्स में। डिस्ट्रिक्ट को फर्दरली डिवाइड किया जाता है तहसील में। और जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट होता है पुलिस का, डीएसपी, समझ पा रहे हो, डीएसपी ये होते हैं, ये मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर तहसील में, या फिर उसको ही तालुका भी बोलते हैं तहसील को। तो ये सब डिवीज़न आगे चल के और डिवाइड हो जाता है पुलिस सर्कल्स में। नॉर्मली 10 या उससे ज़्यादा पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं, या थाना जिनको बोलते हैं, उसको मैनेज किया जाता है इंस्पेक्टर के द्वारा, या स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं जो किसी सर्किल में पड़ रहा होता है। दूसरे ऑफिसर्स जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। कौन कौन है वो? सब इंस्पेक्टर हो गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनको कांस्टेबल्स हैं, ये सब असिस्ट करते हैं उनको। तो विलेज लेवल पर चौकीदार होता है, चौकीदार कहा जाता है, वो क्राइम्स को रोकने की हेल्प करता है रोकने में पुलिस की, और जो क्रूक्स होते हैं, ठग वगैरह होते हैं, उनको अरेस्ट करवाता है। तो हर एक पुलिस स्टेशन की एक ड्यूटी होती है कि वो
चोरी का, किसी तरह की लड़ाई का, किसी इंजरी का, किसी एक्सीडेंट का जो केस होता है उसको रिकॉर्ड करे और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन करे अपनी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होती है, वहाँ पर एक जेलर होते हैं और इनका ये जेलर जो है उसका जो हेड होता है, इनका जो हेड होता है वो डेप्यूटी जेलर कहलाते हैं। वो उनको जेलर को, जेलर तो हुए हेड, और जेलर को जो असिस्ट करते हैं वो डेप्यूटी जेलर होते हैं, वो इनको असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैन एंड वीमेन के लिए अलग अलग जेल बनाई जाती हैं, उनको अलग अलग क्राफ्ट सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें, स्किल को ये अपनी सीख सकें ताकि अपना लिविंग वो अर्न कर सकें। रोल ऑफ पुलिस, कर्णपाल और सुखपाल ये दोनों फार्मर्स हैं। यहाँ एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है बुक में। तो उनकी जो लैंड है वो जुड़ी हुई है, साथ साथ लगी हुई है, और एक बंड से वो सेपरेट होती है। बंड होता है एक तरह की, एक छोटा सा एक लाइन बना दी जाती है, एक टीला सा मिट्टी का, ठीक है, जो खेतों में बनाई जाती है एक खेत से दूसरे को सेपरेट करने के लिए। तो कर्णपाल रिच है और पावरफुल है, उसकी काफ़ी सारी ज़मीन है, कई एकड़ ज़मीन वो रखता है, जबकि सुखपाल के पास थोड़ी ज़मीन है। एक सुबह सुखपाल देखता है कि कर्णपाल ने जो है वो बंड रिमूव कर दी है, मतलब उसको खिसका दिया है दूसरे खेत की तरफ, और दूसरे की ज़मीन को उसने एनक्रोच कर लिया है, कब्जे करने की कोशिश की है। तो सुखपाल जो है वो कर्णपाल से बात करता है, आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट वायलेंट हो जाता है। तो कर्णपाल अपनी जो है उसको डराने की कोशिश करता है सुखपाल को, उसके जो हेल्पर्स होते हैं उनके थ्रू। तो ये सारा कमोडेशन सुनने के बाद नेबर्स आते हैं, सारा शोर शराबा जो कमोशन वहाँ पर चल रहा था, नेबर्स आते हैं, वो अलग अलग करते हैं दोनों को। काफ़ी डिबेट होने के बाद सुखपाल और उसके वेलविशर डिसाइड करते हैं कि कर्णपाल रिच है और इन्फ्लुएंशियल है, उसका काफ़ी अप्रोच है, तो अच्छा रहेगा कि रिपोर्ट कर दिया जाए इस मैटर को पुलिस में। तो वो डिसाइड करते हैं कि कंप्लेन की जाए पुलिस स्टेशन में उस एरिया के। तो पहुंचते हैं एरिया पुलिस स्टेशन पर, वहाँ पर स्टेशन ऑफिसर के पास पहुंचा जाता है, उसको सारा इंसिडेंट्स बताया जाता है। ऑफिसर का ये ओपिनियन होता है कि एक छोटा सा झगड़ा है ज़मीन का, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पुलिस इसको सुलझाए, लेकिन जो सुखपाल के नेबर्स हैं वो इसके लिए आर्ग्यू करते हैं उसके फेवर में और बोलते हैं कि केस रजिस्टर होना ही चाहिए। तो ऑफिसर मान जाता है। उसके बाद एक FIR रिपोर्ट की जाती है, लिखवाई जाती है। FIR का फुल फॉर्म होता है बेटा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये बोलते हैं यहाँ पर ऑफिसर कि वो एक कांस्टेबल को भेजेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को, और कहते हैं कि सुखपाल जो है उसको ज़रूरत होगी अपने लैंड रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की, ताकि टोटल एरिया जो लैंड का उसका पोजीशन का है वो प्रूव किया जा सके। तो इससे हेल्प मिलेगी केस को अगेंस्ट कर्णपाल के लड़ने के लिए, और मजबूती मिलेगी केस को, मतलब लैंड रिकॉर्ड्स होना ज़रूरी है। अब लैंड रिकॉर्ड्स की बात आई है तो मेंटेन कौन करता है लैंड रिकॉर्ड्स को? लैंड रिकॉर्ड्स रखना और उनको कलेक्ट, जो रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, जो टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक इम्पोर्टेंट जॉब होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का। और ये लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल होती है। उसमें हमें सही मालिक का नाम पता चल जाता है ज़मीन के, और ये भी पता चलता है कि अमाउंट क्या है कल्टिवेबल और नॉन कल्टिवेबल लैंड का, मतलब कितनी उपजाऊ है और कितनी बंजर ज़मीन है, किस तरह की क्रॉप बोई जा रही है। इससे क्या होता है, जो रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं लैंड के ऊपर उनको रिजोल्व करना ईजी हो जाता है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं फार्मर्स की कि वो उनके ऊपर लोन ले सकते हैं अपनी ज़मीन की। एक हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये ज़मीन इसकी है, ओनर कौन है, तो लोन ले सकता है वो बंदा, नई ज़मीन खरीद सकता है और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी ले सकता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को असिस्ट करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन में, उनको कहा जाता है तहसीलदार। ये नेम आपने सुना होगा पहले भी। तो तहसीलदार का जो ऑफिस होता है न केवल वो लैंड रिकॉर्ड्स को डील करता है बल्कि लैंड डिस्प्यूट्स को भी देखता है, साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट्स भी इशू करता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, इस तरह की चीज़ें। तो विलेज लेवल पर इनको कानून गो, लेखपाल या पटवारी होते हैं जो डील करते हैं, इस तरह के टास्क को देखते हैं। ये एक ही पोस्ट के नेम होते हैं अलग अलग। तो तहसीलदार जो होता है वो सुपरवाइज करता है पटवारी के काम को,
और ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस हो रेवेन्यू की और लैंड रिकॉर्ड्स की। तो पटवारी जो होता है उसको लेखपाल भी कहते हैं, विलेज ऑफिसर भी बोलते हैं बेटा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, उसके कंट्रोल में होती हैं चीज़ें। तो उसके काम क्या क्या है? फर्स्ट है कि खसरा मेंटेन करना। खसरा मतलब एरिया को बोलते हैं। एक रजिस्टर होता है हार्वेस्ट इंस्पेक्शन के लिए, फसलों की इंस्पेक्शन के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है खसरा। और साथ साथ लैंड ओनरशिप का जो रिकॉर्ड होता है उसको अपडेट करता रहता है वो। लैंड अगर किसी ने किसी को बेच दी है या मतलब किसी ने कोई खरीदी है तो वो नेम उसमें चेंज होते हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड इनके पास मिल जाता है। कलेक्शन करता है लैंड रेवेन्यू का फार्मर से। गवर्नमेंट को अपडेट करता है क्रॉप्स जो उस एरिया में उगाई गई है उसके एरिया में। एडमिनिस्ट्रेशन को अपडेट करता है, अगर कोई कैलेमिटी या कोई डिज़ास्टर हो गया उस एरिया में तो वो अपडेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के लिए बताता है। तो जो करणपाल और सुखपाल की स्टोरी है उसमें स्टेशन ऑफिसर ने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी मांगी, तो फिर ये पटवारी से जो है मांगी जाती है। पटवारी रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि इतने पुराने रिकॉर्ड सब कहाँ मिलेंगे, इतना लंबा प्रोसेस होगा। फिर बाद में उसको सुखपाल की कंडीशन पे थोड़ी दया आ जाती है, वो मान जाता है कोशिश करने के लिए। तो 2 दिन बाद वो उनको बुलाता है। फाइनली उसको उसके लैंड रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। सुखपाल पुलिस में अप्रोच करता है, पंचायत इसको भी यूज़ करता है एविडेंस के लिए, सुखपाल जस्टिस के लिए, और करणपाल को पनिशमेंट मिलता है क्योंकि उसने मारपिटाई भी की थी और सुखपाल की लैंड को एनक्रोचमेंट भी करने की कोशिश की थी। सिविक एम्यूनिटीज़ एंड डेवलपमेंट, ये क्या है टॉपिक? इसमें क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ज़िले का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था सारी की सारी प्रोवाइड करता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जो होते हैं वो हेल्थ सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, वो देखते हैं हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज के कामों को। इंस्पेक्टर जो स्कूल के होते हैं वो प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश कराना, उनको मेंटेन व रखवाना, नाइट स्कूल एडल्ट्स के लिए और लाइब्रेरीज़ वगैरह, इन सबको देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की होती है, रोड्स की, वाटर टैंक्स, पार्क्स और सीवेज सिस्टम वगैरह को। अगर कोई फायर, कोई फेमाइन मतलब कोई सूखा पड़ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो रिलीफ दी जाती है लोगों को। एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है वो है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना। इनहेरिटेंस लॉ, इसको भी समझ लेते हैं। स्नेहा एक विडो है, उसकी जो बेटी है रेवा और उसके 2 बेटे हैं कृष्णा एंड सोनू। रेवा सबसे बड़ी है और वो क्लास 10th में तक पढ़ी हुई है, क्लास 10 तक पढ़ी हुई है। बड़ा बेटा जो है वो इवनिंग कॉलेज अटेंड करता है और स्नेहा की हेल्प करता है फार्मिंग में। और जो छोटे वाला है वो एक स्कूल में पढ़ता है। रेवा जो है वो सबसे बड़ी बच्ची है घर की और पढ़ी हुई भी है, तो वो अपनी मदर की फार्मिंग में हेल्प करती है, जैसे कि अकाउंट्स मेंटेन करना और जो स्टॉक्स होता है सीड्स वगैरह का, पेस्टिसाइड्स का, ये सब चीज़ें वो देखती है। स्नेहा को लगता है कि उसकी डॉटर जो उसकी इतनी हेल्प करती है उसको भी वो भी डिज़र्व करती है कि उसको भी लैंड में शेयर मिलना चाहिए। अभी वो जितनी हेल्प करती है तो जो ज़मीन है उसके पिता की उसमें उसका शेयर होना चाहिए, उसकी माँ को लगता है। तो वो पटवारी के पास जाती है और बताती है कि रेवा का नेम भी प्रॉपर्टी में उसके बेटों के साथ होना चाहिए। इस तरह से स्नेहा रेवा का फ्यूचर सिक्योर करती है। रेवा भी अश्योर्ड है कि फ्यूचर में वो डिपेंडेंट नहीं होगी अपने ब्रदर्स पर, और किसी भी तरह का कोई ऐसा इवेंट हो जाए तो वो अपने जो लैंड शेयर उसको मिलेगा उस पर डिपेंड हो सकती है। तो स्नेहा को भी सेम राइट है। स्नेहा जो है वो श्योर है कि सेम राइट उसकी डॉटर को मिल गया है जैसे उसके सन्स को मिला है, उसके बेटों को मिला है, बिना किसी उसकी तरफ से कोई आंख टेढ़ी नहीं करेगा, कोई सक्सेशन लॉ वगैरह बिना कोई चेंज करे। तो एक लॉ है इसके लिए, वो है बेटा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो किसी भी तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करता है
और अश्योर करता है कि एग्रीकल्चरल लैंड में वाइफ एंड डॉटर का भी शेयर है बेटों के साथ साथ। तो ये जो लॉ है ये पूरी इंडिया में लागू कर दिया गया है। कब बना ये? 2005 में। इसके पहले क्या था कि विमेन को कोई शेयर नहीं मिलता था एग्रीकल्चर लैंड में, और वो केवल फील्ड्स में वर्कर्स बन के रह जाती थी। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब एक न्याय व्यवस्था भी जरूर देखनी पड़ती है ना सरकार को, तो विलेज लेवल पर हमारे यहाँ न्याय पंचायत होती है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट होते हैं जो अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स को डील करते हैं, कोई रोबरी, कोई मर्डर, कोई फिजिकल अटैक वगैरह। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो हाईएस्ट लेवल पर होते हैं, सिविल केसेस को डील करते हैं। उसके बाद सीजन्स जज होते हैं एंड एडिशनल सीजन्स जज होते हैं जो डील करते हैं क्रिमिनल केसेस को, और डेथ भी वो मतलब मृत्युदंड भी वो दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी वो अवॉर्ड कर सकते हैं किसी को, अगर कोई ऐसी बात है तो मृत्युदंड भी दे सकते हैं। सीजनल जज जो लोअर कोर्ट्स के होते हैं वो हेड होते हैं असिस्टेंट सीजनल जज के। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ जो मजिस्ट्रेट के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। कोर्ट जो है वो फाइन भी लगा सकता है, लेकिन अमाउंट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि क्राइम किस तरह का है, और ये जज का पावर होगा। अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट्स के किसी भी तरह के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये चैप्टर आपका बेटा होता है फिनिश। दैट्स ऑल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके बेटा।